हेलो भाई। इस वीडियो में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है होपफुली आपको पता हो। वो सभी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और जो वेक्टर लॉ को फॉलो करती है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है उस वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से जोड़ेंगे। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी होती है तो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए सीधे अलजेब्रिक सम ले लेते हो, अलजेब्रिक सम ले लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का कैसे एडिशन होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए दो लॉ होता है, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे कि भाई ट्रायंगल लॉ लगा के कैसे दो वेक्टर को आपस में जोड़ा जा सकता है। सही बात है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, एम क्लियर हुआ कि इस वीडियो में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना है कि भाई ट्रायंगल लॉ लगा के किस तरह से दो वेक्टर को आपस में जोड़ा जाता है। वो सभी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है सर, उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सिर्फ इतना ही कहना सफिशिएंट नहीं है कि उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, साथ साथ में वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। जो वेक्टर लॉ होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, अगर वो सभी क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं तभी जाके वो वेक्टर क्वांटिटी बनती हैं। छोटी सी बात करें तुमसे, करंट का एग्जांपल लो। क्या करंट का मैग्नीट्यूड होता है? यस सर होता है। क्या करंट का डायरेक्शन होता है? यस सर होता है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, तो करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट का डायरेक्शन भी है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। तो क्या इसका मतलब करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? नो सर, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। फिर समझते हैं कि सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ठीक है ना। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, तो सबसे पहले उसमें वेक्टर जोड़ने का दो लॉ मैंने आपको बताया। पहला है ट्रायंगल लॉ। शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ से। देखो क्या कहता है कि अगर हमारे पास मान लो कोई एक दो वेक्टर है, कोई एक पॉइंट P है, P पॉइंट पर दो वेक्टर लग रहा है और अगर हमको उन दोनों को जोड़ना है तो समझिएगा कि अगर हम लोग किसी भी दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करें, किसी भी दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करें और उन दोनों को इस तरह से जोड़ें कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हो, तो ऐसे में जो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड होती है वो क्लोजिंग साइड हमें क्या दे देती है? रिजल्टेंट वेक्टर दे देती है। और वो क्लोजिंग साइड को जोड़ा कैसे जाता है? पहले वाले वेक्टर के टेल से सेकेंड वाले वेक्टर के हेड की तरफ। कुछ समझ में नहीं आया? अभी तुरंत समझ में आएगा, बस 5 मिनट का समय हमें दीजिए। देखो यार, मान लेते हैं कि कोई दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ए है, छोटा फिगर में बनाता हूँ। मान लो कि एक वेक्टर तुम्हारे पास ए वेक्टर है और एक वेक्टर ऐसा हमारे पास बी वेक्टर है और इन दोनों को हमें जोड़ना है। ये एक ऐसा ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है, दोनों वेक्टर को हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अगर हम लोग दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करें और दो साइड से रिप्रेजेंट करने पर इस तरह से हमें जोड़ना पड़ेगा कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हो। ये पहला वेक्टर हो गया, ये देखो समझना, ये तुम्हारा ए वेक्टर हो गया, पहला वेक्टर। और ये देखो, ये वाला पोर्शन आप जानते होंगे सर, इस वाले पोर्शन को हेड कहते हैं और इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। सही बात है कि नहीं? तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, तो पहले वेक्टर के हेड से देखो मैंने दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ दिया, ये क्या हो गया आपका? बी वेक्टर। देखो, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, तो दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया। ऐसे में जो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड होगी वो क्लोजिंग साइड हमको रिजल्टेंट वेक्टर दे देगी। और क्लोजिंग साइड कहाँ से ड्रॉ होगी? पहले वाले के टेल से दूसरे वाले हेड की तरफ। तो जो हम यहाँ से क्लोजिंग साइड ड्रॉ करेंगे, ये देखो, ये जो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड हमको रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। और ये क्लोजिंग साइड कहाँ से ड्रॉ होगा? पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड की तरफ। ये जो क्लोजिंग साइड होगा ये हमें क्या दे देगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर दे देगा। रिजल्टेंट वेक्टर समझते हैं क्या आप? क्या होता है भाई? दो वेक्टर, एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर है, ये ए और बी दोनों मिल के जितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक वेक्टर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। समझ गए? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों मिल के जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक कोई वेक्टर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे तो उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो यही ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करें और उनको इस तरह से जोड़ें कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल हो, तो ऐसे में जो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड होगी जिसको पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ ड्रॉ किया गया है, वो हमें क्या दे देगा? रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। यही सिंपल सा ट्रायंगल लॉ है। यहाँ दे वही बात लिखी हुई है, पढ़िए एक बार इसको देखिए। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर।
यानी कि दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर दें, ठीक बात है। इन वन ऑर्डर का मतलब क्या है कि सर पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ दें, ठीक है ना। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ऐसे में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड होगी, वो क्लोजिंग साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लास्ट बार फिर बता दें एक बार, फिर इसके आगे इसका डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग ट्रायंगल के दो साइड से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, इस तरह से जोड़ें कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल हो, तो ऐसे में ट्रायंगल की जो क्लोजिंग साइड होगी, जिसको पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ ड्रॉ किया गया होगा, वही क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट समझते रहना कि सर दो वेक्टर मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक इकलौता वेक्टर आके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे तो वही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आया। देखो एडिशन था तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि जो आर वेक्टर है, समझना, यहाँ देखोगे इसका मतलब क्या हो गया कि सर जो आर वेक्टर है, मैं ये लिखता हूँ, जो आर वेक्टर है वो आर वेक्टर किसके बराबर आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि आर वेक्टर किसके बराबर आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आ गया। थोड़ा सा रिजल्टेंट के बारे में बात करते हैं कि सर जो रिजल्टेंट वेक्टर हमको मिलेगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सुनिएगा, समझिएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों को मिलेगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड को चलो निकालते हैं कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसी वाले डायग्राम को लेकर आगे बढ़े कि दूसरा बना दें, इसी को लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी डायग्राम को आगे लेके चलते हैं, ठीक बात है, समझ गए होगे। देखो स्टेटमेंट यहाँ पे है और ये उसका डायग्राम है, चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक सर, चलिए देखो क्या कर रहे हैं हम, कुछ नाम ले लेते हैं। हम इसका नाम ले लिए, ये ए हो गया, इसका नाम ले लिए बी हो गया, इसका नाम लिए सी हो गया। हम सी वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ए बी को एक्सटेंड कर दिया, जो ए बी लाइन है ना, इस ए बी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने के बाद सी पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर ए बी वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ए बी को एक्सटेंड कर दिया, फिर इस वाले लाइन पर सी वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको 90 डिग्री कह दिया। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक सर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर सकते हैं। पहले बोलो क्या समझ में आया इतनी बात, ठीक बात है सर जी। अब तुम समझना कि सर ये डी पॉइंट हो गया। अब तुम देखो एक बात बताओ, एक बात आप और पढ़े होंगे कि वेक्टर को अलोंग द लाइन, हम लोग जो मतलब वेक्टर का जो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन होता है, उस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जानते हो ना कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब अगर बी वेक्टर यहाँ लिखा है तो उसके पैरेलली यहाँ 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 तुम कैसे भी बना दो, उसका ओरिएंटेशन मत बदलना, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ओरिएंटेशन मत बदलो और लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कहीं भी आगे पीछे शिफ्ट तुम कर सकते हो। फिर एक बात भी देखो, यहाँ ए वेक्टर अगर ऐसे ड्रॉ किया गया है, अगर इसको हम थोड़ा सा आगे लाके ड्रॉ कर दें तो क्या यहाँ पर ए वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर बी वेक्टर हो जाएगा क्या? गलत तो नहीं कह रहे ना? फिर समझिए क्या कहा कि सर देखिए यहाँ समझिएगा कि सर देखिए ये आपका ए वेक्टर ड्रॉ है, अगर उसको थोड़ा सा आगे लाएं, क्योंकि किसी भी वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। हमें छूट है कि भाई लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग शिफ्ट कर दो, बस ओरिएंटेशन मत बदल देना। ओरिएंटेशन मतलब उसका डायरेक्शन में, पॉइंटर इधर पॉइंट किया है तो इधर ही पॉइंट करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ लेके आ गए और बी वेक्टर आपका जस्ट का तस है। तो बताइए इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल को क्या एक बार हम लोग थीटा कह सकते हैं क्या? ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। थीटा क्या है? ये यही थीटा जो है ये एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। समझना ध्यान से। इधर ए वेक्टर तो यहाँ ड्रॉ किया गया है, फिर आप थीटा को क्यों कह रहे हैं एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर? अरे भैया ए वेक्टर भले यहाँ ड्रॉ किया गया है, इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग यहाँ शिफ्ट कर सकते हो ना। जब ऐसे शिफ्ट करोगे तो बताओ यही एंगल थीटा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बात समझ लेना कि यहाँ पर थीटा क्या है, सुनिएगा। यहाँ पर थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। समझ गए? अगर समझ गए हो तो एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे बी नाम ले लिया, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम लोग मैनेज कर लिया जाएगा। समझिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये भी बी वेक्टर था, इस पॉइंट को बी ले लिया इसलिए सर बोला, पर कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, वेक्टर को रिजॉल्व करना शायद आपको आता होगा। ये जो बी वेक्टर है, अगर हम इस बी वेक्टर को रिजॉल्व करें तो बताओ नीचे क्या आएगा? जिधर थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है, और कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट आता है। मतलब कि अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आएगा? बी कॉस थीटा। कंपोनेंट ले रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, इसको एक कॉस कंपोनेंट में और एक साइन कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट लेना होपफुली आपको आता हो। तो बी वेक्टर है, जिधर थीटा होगा उधर कॉस कंपोनेंट, यानी नीचे की तरफ कितना आएगा बताओ? बी कॉस
थीटा, और इधर हो गया बी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा बी साइन थीटा। तो अगर यहाँ पर बी साइन थीटा है यार, ये एक तरह का ये यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, मैं मिटा दूंगा, देखो इसे ड्रॉ कर दें अगर हम, तो ये एक पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना। तो अगर इसका एक कंपोनेंट बी कॉस थीटा हो गया, उधर एक अगर बी साइन थीटा, अगर ये वाला लेंथ बी साइन थीटा है तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइडें बराबर होती, ये भी कितना होगा सर, ये भी हमारा बी साइन थीटा ही होगा। आप समझे कैसे बी साइन थीटा हुआ कि सर ये देखो इधर कंपोनेंट लोगे आप बी कॉस थीटा, सही है ना, और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा। अब ये लेंथ अगर बी साइन थीटा है तो ये भी लेंथ कितना होगा बी साइन थीटा, क्योंकि पैरेललोग्राम ड्रॉ हो रहा था यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ कर लिया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, सेम होती है, बराबर इक्वल होती है, तो ये भी बी साइन थीटा हो गया, उसको मिटा देता हूँ मैं। चलो अब ट्रायंगल देखो ए सी डी, देखना फटाक से हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए सी डी। एक चीज जानते हैं आप लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जरा बताओ इसमें हाइपोटेनस क्या है, एसी है, एसी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर बताओ कितना है, सीडी का स्क्वायर, बताओ बेस कितना है, एडी का स्क्वायर। सही बात है, गलत तो नहीं है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया यहाँ पे हमने। एसी का स्क्वायर क्या आर स्क्वायर है क्या, देखो क्या ये आर वेक्टर का स्क्वायर है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एसी का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, आर वेक्टर का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। सीडी लेंथ कितना बताओ, बी वेक्टर साइन थीटा कर दीजिए, बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर। और एडी ध्यान दो, एडी किसके बराबर है, क्या ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर है क्या, अरे एडी लेंथ यहाँ तक है ना, तो ए बी प्लस बी डी, यानी कितना लिखे बताइए उसको, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आर वेक्टर का स्क्वायर, अरे भाई वेक्टर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ना, आर वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सीधे लिखो उसको आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, आर स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ एक चीज ध्यान दो, तो ये देखो ये भी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेने, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कितना होता है 1। दिखा दूँ मैं करके, नीचे वाला पार्ट विजिबल है कि नहीं यार, एक बार वापस चेक करना पड़ता है मेरे को, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। सर ए स्क्वायर को बाहर कर लीजिए और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो देख बताओ यहाँ से कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन किया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ देखो जरा सा, मैं यहाँ लिखता हूँ, आर स्क्वायर बराबर देखो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर बराबर कितना हो गया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये देखो ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ठीक है ना। जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, यानी कि फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, कि रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप थीटा समझ रहे हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ देखो भले ए बना यहाँ पे है, पर उसको जब आगे ऐसे बढ़ाओगे तो ए यहाँ चला आएगा, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा है। ए क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पुट करो तो मेरे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बोलिए क्या क्लियर हुआ, सही है। लेकिन एक बात बताओ, जब दो वेक्टर को जोड़ोगे तो आंसर भी वेक्टर ही आएगा, दो वेक्टर जोड़ोगे तो आंसर भी वेक्टर आएगा, और वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यानी ए और बी को जब हमने जोड़ा तो रिजल्टेंट वेक्टर मिला, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन का फॉर्मूला भी नहीं आया। तो अब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे। एक बात बताइए, क्या मैं इस वाले एंगल को अल्फा मान सकता हूँ, बताओ भाई। ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ये रिजल्टेंट वेक्टर इस ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अब एक ट्रायंगल देखो ए सी डी, देखना सुनना, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना, ए सी डी अगर देखें तो क्या तुम tan अल्फा निकाल सकते हो क्या, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है भैया, सी डी, बेस कितना सर जी बताइए, ए डी। तो tan अल्फा बराबर सी डी पुट कराओ बी साइन थीटा अपॉन ए डी मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा,
दिख रहा ना, ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डी। और यहाँ से अगर सॉल्व करें तो अल्फा बराबर बताओ कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ देखिए इधर चला गया tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन का फॉर्मूला। यानी कि किसका आया है, फॉर डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन इस फॉर्मूले से निकलेगा और मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकलेगा। ट्रायंगल लॉ सिखाया आपको हम, ट्रायंगल लॉ स्टेटमेंट के साथ पूरा प्रूफ आपके सामने है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हो, तो ऐसे में ट्रायंगल की जो क्लोजिंग साइड होगी जिसको पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ ड्रॉ किया जाएगा वो हमको रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। ठीक है सर, समझ गए? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेरिवेशन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।